लो बच्चों, कैसे आप सब लोग। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने देखो अब तक क्या पढ़ लिया। हमने अब तक देखा कि एक किसान जो है तो फसल का उत्पादन कैसे करता है और उसमें कौन कौन सी कृषि पद्धतियों को अपनाता है। ठीक है, और कृषि पद्धतियों के नाम के बारे में देख लिया था, जैसे कि यहाँ पर मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण, इन सब के बारे में पढ़ा था। और हमने जो पहला चरण है यानी मिट्टी तैयार करना, ये जो इसका पहला चरण है कौन सा, मिट्टी तैयार करना, इस पहले चरण के बारे में हमने जान लिया था। ठीक है, इस पहले चरण के बारे में हमने पढ़ लिया था पूरा। ठीक है, फिर हमने इसमें यह भी पढ़ा कि कौन कौन सी फसलें और कितने प्रकार की, दो खरीफ की फसल और रबी की फसल, इसके बारे में पढ़ा। पहले चरण के अंतर्गत हमने मिट्टी को तैयार कैसे किया जाता है इसके बारे में देखा। ठीक है, जुताई किसे कहते हैं ये भी देखा कि मिट्टी को उलट पुलट करके पोला करना जुताई कह रहा था। फिर कृषि औजारों के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से औजार काम में आते हैं, जैसे कुदाली है, हल है। ठीक है, हल, कुदाली वगैरह, इन औजारों के बारे में पढ़ा। ठीक है, कल्टीवेटर के बारे में पढ़ा। आज बात करें किसके बारे में, बुआई के बारे में। किसके बारे में, बुआई के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, यानी आपको किसान के द्वारा खेत को तैयार कर लिया जाता, हल वगैरह निकाल के मिट्टी को पोला वोला बना के उसको खेत को तैयार कर लिया जाता। अब बुआई करना, बुआई का मतलब होता है कि खेत के अंदर क्या बोना, बीज बोना। तो देखिए आगे का चैप्टर, बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। यानी बीज बोने से पहले किसान क्या करता है, एक अच्छी गुणवत्ता वाला यानी अच्छी क्वालिटी का बीज लेता है, घर से लेता है तो उसमें बीज को देखता है कि अच्छी गुणवत्ता वाले बीज है या नहीं है। और अगर नहीं होते तो आजकल क्या होता है, मार्केट में आते हैं हाइब्रिड बीज, नाम सुना, मार्केट से कुछ भी कोई भी बीज बोते हैं तो मार्केट से लेके आते हैं, खाद बीज की दुकान से लेके आते हैं। ठीक है, वो हाइब्रिड बीज कहलाते हैं एंड वो अच्छी गुणवत्ता वाले बीज होते हैं। तो देखिए कि बीज बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज अच्छी किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीज होते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज जो होते हैं वो अच्छी किस्म के और साफ और स्वस्थ बीज होते हैं। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। किसान क्या करता है, ऐसे बीजों को बोता है जिससे उसके उत्पादन या उसका जो फसल का उत्पादन हो वो क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। देखो बीजों का चयन कैसे करते हैं। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उनमें कुछ पानी डाल रही थी। कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। किसान क्या करता है, बीजों का चयन करने के लिए वो अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का चयन कैसे करता है। तो एक सामान्य प्रोसेस होता है कि एक बर्तन लिया जाता है, बर्तन के अंदर क्या डाल दिया जाता है, पानी डाल दिया जाता है और इस पानी के अंदर कुछ बीज डाल दिए जाते हैं। तो क्या होगा, जो अच्छी गुणवत्ता वाले बीज होंगे, जो अच्छी गुणवत्ता वाले बीज होंगे वो तो कहाँ आ जाएंगे, इस बर्तन के पेंदे के अंदर नीचे रह जाएंगे। और जो हल्के और खोखले बीज हो जाएंगे, जो बीज हल्के होते हैं, खोखले होते हैं, जीवों के द्वारा छोटे छोटे कीटाणुओं के अंदर इनको नष्ट कर दिया जाता है, वो हल्के और खोखले होने का वो बीज, जो खराब बीज है वो क्या आ जाते हैं, पानी के ऊपर आ जाते हैं। तो किसान के द्वारा ऊपर आए हुए बीजों को हटा लिया जाता है और नीचे जो बीज बचते हैं वो क्या होते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाले अच्छे होते हैं। तो उन बीजों को वापस सुखा करके खेत के अंदर बोने के लिए काम में ले दिया जाता है। ठीक है, तो ये फसल नाश में बीज ऊपर क्यों आ गए, क्योंकि वो खराब बीज जो है अंदर से क्या हो जाते हैं, जीव जो है उसको अंदर से खा जाते हैं, अंदर से खोखला कर देते हैं और ऐसे खोखले और हल्के बीज जो होते हैं वो पानी के ऊपर आ जाते हैं। अगला भाई, एक बिक्कर लेकर इसे पानी में आधा भरिए, इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति रहिए, कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। जो अच्छे दाने होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और जो हल्के खोखले दाने होंगे वो क्या आ जाएंगे, ऊपर की तरफ आ जाएंगे। आगे, क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं। जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी। जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वो कैसे होते हैं, वो भारी बीज कैसे होते हैं, वो भारी होते हैं। ठीक है, हल्के ऊपर आ जाते हैं। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं, अतः ये जल पर तैरने लगते हैं। जो क्षतिग्रस्त बीज होते हैं, जीवों के द्वारा क्षति पहुंचा दी जाती है, वो खोखले होते हैं और खोखले होने के कारण पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। आगे देखिए, अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की एक अच्छी विधि है। पानी के अंदर डालकर और नीचे जो बैठ जाते हैं अच्छे बीज, ऊपर क्षतिग्रस्त बीज आ जाते हैं, तो दोनों को अलग अलग कर लिया जाता है। तो दोनों को अलग करने की एक अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है कि बुआई करने से पहले कौन कौन से औजारों के द्वारा बीज बोए जाते हैं, उनके बारे में जरा जान लेते हैं। देखिए, एक तो होते हैं औजार दो पर, एक तो परंपरागत औजार, एक परंपरागत औजार यानी ऐसे औजार जो हमारे बुजुर्गों से काम में लिए जा रहे हैं, पुराने समय से काम में लिए जा रहे हैं, वो तो हो गए कौन से, परंपरागत औजार, यानी पुराने समय से जो औजार काम में लिए जा रहे हैं वो तो हो गए परंपरागत औजार। और दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे होते हैं आधुनिक। दूसरे कौन से होते हैं, आधुनिक औजार।
आधुनिक औजार जो वर्तमान में काम में लिए जा रहे हैं। आधुनिक औजार कौन से? वे औजार जो वर्तमान में अभी इस समय काम में लिए जा रहे हैं। तो एक ही तरह परंपरागत औजार के बारे में पहले देखते हैं। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर ये 2 या 3 नुकीले सिरों वाले पाइपों से गुजरता है। ये सिरे मिट्टी को भेजकर बीज को स्थापित करते हैं। ये देखो परंपरागत औजार में ये आता है, हल के पीछे ये कीप के आकार का इस प्रकार लगाया जाता है। किस प्रकार का? देखो ये ऊपर इस प्रकार का कीप होता है, ठीक है, अंदर ये नली होती है, आगे अंदर नली, ये नीचे की ओर नली होती है, ठीक है, और फिर आगे यहाँ पर एक पतला सा नुकीला और आगे छेद होता है। यहाँ से जब बीज को डाला जाता है, यहाँ से बीज को डाला जाता है तो बीज इस नली के द्वारा होकर कहाँ पर आ जाता है? ये जमीन है, इस जमीन के अंदर बीज आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे सीड ड्रिल। एक तो हो गया ये बीज बोने का, ये तो कौन सा हो गया? परंपरागत, ठीक है, ये बीज बोने का। अब आधुनिक में आते हैं, देखिए चलिए आगे सीड ड्रिल। सीड ड्रिल आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित है। सीड ड्रिल ट्रैक्टर द्वारा संचालित है। सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों को समान दूरी में गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करना है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे पक्षियों द्वारा बीजों को से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है, ठीक है। ये देखिए कि सीड ड्रिल जो है वो आजकल जो है वर्तमान समय में जो है पौधे बुआई करने के लिए काम में लिया जाता है। इससे क्या होता है कि इससे जो ये समान दूरी बीजों जो बोए जाते हैं वो समान दूरी पर रहते हैं, और इससे क्या होता है, इससे वापस ये मिट्टी की गहराई तक जाते हैं। तो इससे वापस बीज वापस जो मिट्टी से ढक जाते हैं, और मिट्टी से जब ढक जाते हैं तो पक्षियों द्वारा क्या नहीं होते? बीजों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। अगर बीजों को मिट्टी से नहीं ढके जाते हैं तो पक्षी क्या कर लेते हैं? बीजों को ले जाते हैं, तो फिर फसल कैसे होगी? आगे देखो, सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। सीड ड्रिल के द्वारा जब बुआई की जाती है तो समय और श्रम दोनों की बचत होती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो परंपरागत औजार था आपका, ये इसमें क्या होता है? सिर्फ एक ही होता है, नीचे की साइड में एक ही बना होता है। तो बीज थोड़े बीज करके डाले तो कितनी बार, ये जैसे खेत है, खेत में एक बार कितनी बार घुमाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा मेहनत भी ज्यादा लगेगी। लेकिन सीड ड्रिल में देखो, आप देखते हो यहाँ पर 10-15 हल लगे होते हैं, तो इन सभी की एक साथ में क्या हो जाती है? बुआई हो जाती है। इन बहुत बड़े क्षेत्र की एक साथ में बुआई हो जाती है। आगे देखिए, मेरे विद्यालय के समय की एक पौधाशाला नर्सरी है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे जाते हैं? यानी विद्यालय के पास वगैरह एक पौधा नर्सरी, अब नर्सरी का नाम सुना, नर्सरी जहाँ पर आपने कहीं पर रोड पर देखे होंगे कि कहीं थैलियों के अंदर छोटे छोटे पौधे रखे जाते हैं, बेचे जाते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं वो इस प्रकार क्यों रखे जाते हैं? तो वो बेचने के लिए होते हैं, ताकि लोग आसानी से उसको ले जाए और आसानी से उसको वापस पौधा लगा सकते हैं। आगे देखो, धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौधे तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर दिया जाता है। कुछ वन्य पौधे और पुष्पी पौधों भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। कुछ पौधे क्या होते हैं, पहले किसी एक निश्चित एरिया पौधशाला के अंदर उगाए जाते हैं, फिर उनको उखाड़ करके उनके पौधों को अलग पूरे खेत में बो दिया जाता है। जैसे आपने देखा मिर्च वगैरह, मिर्च है, प्याज है, उनको क्या पहले किसी एक निश्चित एरिया के अंदर उगाया जाता है, ठीक है। जैसे कोई ये खेत का कोई एक निश्चित भाग है, ठीक है, इसके अंदर उगा दिया पूरा, आसपास में पूरा बीज की बुआई करके इसको उगा लिया। फिर इसको यहाँ से वापस उखाड़ करके कोई बहुत बड़ा खेत होता है, उस बड़े खेत में इन पौधों को थोड़ी दूरी, निश्चित दूरी पर इन पौधों को क्या कर दिया जाता है? लगा दिया जाता है, ठीक है। आगे देखो, पौधे को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच आवश्यक दूरी होना अत्यंत आवश्यक है। पौधे ज्यादा घने ना हो जाए, इसके लिए बीजों के बीच आवश्यक क्या है? दूरी, थोड़ी बहुत दूरी होनी चाहिए। दूरी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर पौधे पास में होंगे तो आपस में से जकड़ जाएंगे, तो सूरज का प्रकाश जो पौधों की तनों है पत्तियों तक नहीं पहुंच पाएगा, तो पौधे का वृद्धि और विकास अच्छी नहीं होगी। और पौधे का दूरी पर होंगे तो आराम से फैल जाएंगे, और आराम से फैल जाएंगे तो पौधा भी अच्छा होगा, ठीक है। इसलिए दोनों को निश्चित दूरी पर, थोड़ी दूरी पर पौधों को बोया जाता है। इससे पौधे को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाता है। पौधा निश्चित दूरी पर, एक पौधा यहाँ पर है, एक पौधा यहाँ पर है, एक पौधा यहाँ पर है, दूरी पर है तो फैलेगा आराम से, सूरज का प्रकाश आराम से मिलेगा, और मिट्टी से पानी भी एकदम अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक है। पोषक तत्व भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। लेकिन अगर पास में एक पौधा ये, दूसरा ये, आगे अगर पौधे पास में, तो इनको प्राप्त फैलने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी, सूरज का प्रकाश
कम मिलेगा, और मिट्टी से पानी भी पास पास में होंगे तो थोड़ा वितरण पानी का कम होगा, तो पानी भी कम मिलेगा, पोषक तत्व भी क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है। कभी कभी ज्यादा पौधे उग जाते हैं, तो आपने देखा होगा खेत में, या फिर आप कहीं पर देखना कि ज्यादा पौधे उग जाते हैं तो किसान क्या करता है, जो एक्स्ट्रा पौधे होते हैं उनको बीच में से उखाड़ के साइड में कर देता है, ताकि जो बीच में तो बाकी वाले बचे हुए पौधे हैं वो आराम से फैल सके, उनकी वृद्धि आराम से हो सके। ठीक है, तो देखो दो प्रोसेस हो गया, बीज बोना। अब बीज बो दिया, अगला प्रोसेस क्या है, खाद एवं उर्वरक मिलाना। ठीक है, खाद किसे कहते हैं, देखो जैसे आपका प्राकृतिक जो होता है गोबर वगैरह, प्राकृतिक गोबर है और भेड़ वगैरह की जो जिसे बोलते हैं मीगनी। ठीक है, मीगनी गोबर और ये जो है इनको तो बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, खाद। उर्वरक किसे बोला जाता है, जो मार्केट से लाते हैं, जैसे यूरिया है, यूरिया नाम सुना होगा आपने, डीएपी, यूरिया और डीएपी है, ये क्या कहलाते हैं आपके, यूरिया और डीएपी वगैरह क्या कहलाते हैं आपके, ये उर्वरक कहलाते हैं। डीएपी के जैसे फुल फॉर्म क्या होते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, डीएपी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, डाई अमोनियम, डाई फॉस्फेट। ठीक है, चलिए खाद और उर्वरक मिलाना। ठीक है, चलिए वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी के पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है खाद और उर्वरक कहते हैं। खाद और पूछे खाद और उर्वरक किसे कहता है, और वह पदार्थ जिनको किस मिट्टी में किसलिए मिलाया जाता है, ताकि मिट्टी के अंदर पोषक तत्व बराबर मात्रा में रहे, पोषक तत्वों की कमी ना हो। क्योंकि खाद के अंदर क्या होता है, खाद और उर्वरक के अंदर पोषक तत्व होते हैं, तो खाद और उर्वरक मिलाते हैं तो मिट्टी में जिन पोषक तत्वों की कमी हो गई है वो पोषक तत्व वापस मिट्टी के अंदर आ जाते हैं। तो देखो परिभाषा लिखी है, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए, मिट्टी में पोषक तत्व का स्तर जो है वो बराबर रहे, कमी ना हो, और इनके लिए जो पदार्थ मिलाए जाते हैं उन पदार्थों को क्या कहा जाता है, खाद और उर्वरक कहते हैं। देखो मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं, क्या कि एक खेत में देखो दो खेत थे, एक खेत में फसल क्या थी, एक खेत में फसल अच्छी थी और दूसरे खेत में, एक खेत में क्या थी फसल, एक खेत में फसल अच्छी थी और दूसरी खेत में फसल क्या थी, छोटी छोटी थी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा यह है कि इस खेत की जो मिट्टी है, इस खेत की क्या है, इस खेत की जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व है, क्या मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व है वो पोषक तत्व भरपूर मात्रा में है। क्या है, पोषक तत्व है भरपूर मात्रा में, यानी इस मिट्टी के अंदर अच्छे खासे पोषक तत्व है, तो यहाँ पर जो फसल उगेगी वो फसल भी क्या होगी, अच्छी होगी। और जैसे दूसरा कहते हैं इसमें पोषक तत्व की क्या अभी कमी है, दूसरे कहते हैं पोषक तत्व की क्या है, कमी है, और पोषक तत्व की अगर कमी होगी तो वहां पर फसल भी क्या होगी, फसल भी अच्छे से वृद्धि नहीं करेगी, उसका उत्पादन अच्छे तरीके से नहीं होगा। आगे देखिए कि मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। मिट्टी से क्या करते हैं पौधे, एक तो मिट्टी से जल ग्रहण करते हैं और दूसरा क्या, खनिज लवण ग्रहण करते हैं। तो मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। ये पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। ये पोषक तत्व जो होते हैं पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है, खेत कभी भी खाली नहीं छोड़ जाता है। कल्पना कीजिए पोषक तत्वों का क्या होगा। देखो जैसे कोई एक खेत है, ठीक है, इस खेत में आपने एक बार फसल उगा ली, ठीक है, खेत में एक बार फसल उगा ली, सेकंड बार में आपने क्या किया, इस फसल की कटाई कर ली, एक बार फसल उगा ली, फसल की कटाई कर ली, कोई भी फसल एक बार उगा ली आपने, फिर फसल की आपने क्या कर ली, कटाई कर ली, फसल की कटाई कर ली, और आपने बाद में क्या किया, बाद में दूसरी फसल बो दी, बाद में क्या कर दिया, दूसरी फसल बो दी, फिर दूसरी फसल की फिर से कटाई कर ली, दूसरी फसल जो है इसकी कटाई कर ली, दूसरी फसल की कटाई करने के बाद आपने क्या किया, अगली तीसरी फसल बो दी। अब आपको किसान तो क्या, किसान का काम क्या है, फसलें बोना, वही उसका रोजगार है, ठीक है, तो उसने अगली फसल बो दी। तो इस प्रकार कुछ जगह पर क्या होता है, किसान खेत को कभी खाली नहीं छोड़ता, यानी फसल उगाता रहता। तो क्या होगा कि एक बार जब पहली बार मिट्टी के अंदर पोषक तत्व है, मिट्टी के अंदर पोषक तत्व है, तो पहली बार फसल उगेगा तो ये पौधे क्या करेंगे, पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेंगे, फसल अच्छी होगी। लेकिन जब सेकंड बार बोएगा तो पोषक तत्वों की पहले की तुलना में कमी होगी ना भाई, पहले वाली फसल ने अवशोषित कर ली तो कम हो गई, तो दूसरी वाली फसल वो
जो बचे हुए पोषक तत्व है उनको दूसरी वाली फसल अवशोषित कर लेगी, तो दूसरी वाली फसल भी अवशोषित कर लेगी, तो फिर पोषक तत्व की पूरी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ऐसे 2-3 बार खेती करने के बाद में मिट्टी के अंदर सारे पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे, और सारे पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे तो बाद में भूमि क्या होने लगेगी, बंजर होने लगेगी, वहां पर फसल अच्छी नहीं होगी। तो ये भूमि बंजर ना बने, उसमें पोषक तत्व की कमी ना हो, इसके लिए क्या करता है किसान, इसके अंदर क्या मिलता है, इसके अंदर किसान क्या करता है, उनमें क्या मिलाता है, खाद मिलाता है, और क्या मिलाता है, उर्वरक मिलाता है, ठीक है, ताकि पोषक तत्व क्या ना हो, पोषक तत्वों की कमी ना हो, ठीक है। आगे देखिए, लगातार फसलों के उगने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, लगातार उगने तो कमी हो जाती है। इस क्षति को, इस कमी को, क्षति एवं कमी, इस कमी को पूरा करने तो किसान खेतों में क्या डालता है, खाद डालता है, खाद देते हैं। ये प्रक्रम खाद देना कहलाता है, यानी ये प्रक्रिया खाद देना कहलाती है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं, और खाद अगर थोड़ा बहुत दे, भरपूर मात्रा में ना दे तो पौधे क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। किसकी वजह से, पोषक तत्वों की कमी की वजह से। अगर देखो, खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ, खाद एक कार्बनिक जैविक होता है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट प्राप्त होता है। खाद कैसे बना, जो जंतु का अपशिष्ट है, गोबर से तैयार होता है, या पेड़ पौधों की सड़ी गली पत्तियों से खाद तैयार होता है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। किसान क्या करता है कि एक गड्ढा बनाता है, पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह है, इन गड्ढों के अंदर डाल देता है, ऊपर से क्या डालता है, गोबर वगैरह डाल देता है, तो ये सड़ और पानी वगैरह डालता है, तो ये सड़ करके सारा क्या बन जाता है, खाद बन जाता है, ठीक है। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। जब ये अपघटन होगा, पेड़ पौधों की पत्तियों का अपघटन होगा, सूक्ष्म जीवों द्वारा उसको अपघटित कर दिया, खा लिया जाएगा, तो वहां पर खाद का निर्माण होगा। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केएचओ द्वारा खाद तैयार करने के विषय पर आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। केएचओ के द्वारा क्या किया जाता है, खाद तैयार किया जाता है। यानी केएचओ क्या करता है, ये जो सड़े गले पदार्थ इनको खा करके क्या बनाता है, खाद बनाता है। आगे देखिए, क्रियाकलाप 1/2, मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें एक ही आकार वाले 3 नवोदित छांट लीजिए। अब 3 गिलास तो ऐसे पात्र लीजिए जिनमें A, B, C निशान लगाइए। गिलास A से थोड़ी मिट्टी लेकर के उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए, कुछ B में कुछ मात्रा मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए, C में बिना कुछ मिलाइए अच्छी तरह से। अब इसमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए, प्रतिदिन पानी दीजिए। 7 दिन से 10 दिन वृद्धि को नोट कीजिए। क्या कह रहा है, कुछ नहीं करना है। 3 ये A, B, C वाले 3 आपने क्या ले लिए, पौधे ले लिए, या फिर आपने क्या किया कि एक जगह कुछ बीज लीजिए चने के, ठीक है, चने के बीज लीजिए और उनसे पौधा उगाइए। छोटे छोटे जो पौधे उग जाते हैं तो इन पौधों को 3 अलग अलग A, B, C और 3 अलग अलग बाल्टियों के अंदर डाल दीजिए। एक बाल्टी के अंदर आपको क्या डालना है, पौधे के साथ में खाद डालना है, दूसरे में यूरिया ने उर्वरक डालना है, और तीसरे में कुछ नहीं डालना है। फिर देखिए 7, 8 या 10 दिन तक इसको पानी देते रहिए, सबको बराबर पानी देते रहिए, वृद्धि को नोट कीजिए। तो आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि आपने जिन पौधों के अंदर खाद और यूरिया डाला, जिन पौधों में खाद और यूरिया डाला है, उन पौधों की वृद्धि क्या हुई है, अच्छी हुई है। उन पौधों की वृद्धि क्या हुई है, अच्छी हुई है। और जिसमें आपने कुछ नहीं डाला उसकी वृद्धि क्या नहीं है, उसमें वृद्धि में क्या हुई है, कमी, आपकी वृद्धि कम हुई, उसमें वृद्धि क्या हुई है, कम हुई है, ठीक है, वृद्धि कम होती है। क्यों, क्योंकि पोषक तत्वों की इसमें क्या है, कमी। आपने खाद और उर्वरक नहीं मिलाया तो पोषक तत्वों की कमी है, और पोषक तत्वों की कमी होने की वजह से वृद्धि क्या होगी, कम होगी। अगर देखो, क्या तीनों गिलासों के पौधे में वृद्धि की गति एक समान है, नहीं है, ठीक है। किस गिलास में पौधे की वृद्धि बेहतर है, यानी आपने जिसमें खाद और यूरिया डाला उसकी बेहतर है। किस गिलास के पौधे में वृद्धि सबसे अधिक है, जो खाद और उर्वरक डाला उसमें अधिक होगी। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है और सबसे अच्छी तो किसकी होगी, आपने जो खाद डाला है उस खाद वाले में सबसे अच्छी होगी, ठीक है। यूरिया वाले में भी तेजी से होगी, लेकिन यह भूमि के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। आगे देखो, इन दोनों में अच्छी होगी। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं, वे खाद से कैसे भिन्न है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण यूरिया, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन फॉस्फेट, पोटेशियम आदि। ये देखो, यानी आपका खाद और यूरिया में क्या, खाद तो आपका अपशिष्ट जो होता है, जैविक अपशिष्ट है। खाद क्या है आपका, जैविक अपशिष्ट होता है खाद। और जो उर्वरक होता है, उर्वरक कहाँ पर तैयार किया जाता है, फैक्ट्रियों के अंदर। उर्वरक कहाँ पर तैयार किया जाता है, फैक्ट्रियों के अंदर तैयार किया जाता है। उर्वरक के उदाहरण क्या क्या है, यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है, पोटास है, एनपीके नाइट्रोजन फॉस्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। एनपीके मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम।
ये आपके उर्वरक के उदाहरण हैं। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों को अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। और तो उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता में क्या आती है, कमी आई है। इन उर्वरकों का अगर मिट्टी ज्यादा प्रयोग करे तो कुछ सालों के बाद हम देखते हैं कि मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है, पौधों को उगाने की क्षमता है, उसमें क्या आती है, कमी आती है। इसलिए कहा जाता है कि ज्यादा उर्वरक का उपयोग नहीं करना चाहिए, या क्या उर्वरक का उपयोग क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। आप खाद का उपयोग ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं होता। ये जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए, उर्वरक जो है जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए। खेत से अगर पानी बह करके वापस नदियों वगैरह तालाबों में जाता है तो उसके साथ में ये उर्वरक भी घुलकर चले जाते हैं, और जो वहां पर तालाबों में रहने वाले जीव जंतु क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये एक उर्वरक जो है जल प्रदूषण का भी एक कारण बनता जा रहा है। अतः मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरक के स्थान पर जैविक खादों का उपयोग करना चाहिए, अथवा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उपाय छोड़ देना चाहिए। ठीक है, कह रहे हैं उर्वरक का उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए, और क्या करना चाहिए कि उर्वरक का उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए। उर्वरक का उपयोग हमें क्या करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए, और उसके स्थान में किसका उपयोग, खाद का उपयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। चलिए आगे देखिए, उर्वरक का उपयोग कम से कम करना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए कि दो फसल बोने के बीच में आप खेतों को समय के लिए क्या कर देना चाहिए, खाली छोड़ देना चाहिए। देखिए खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन और जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। अगर आप मिट्टी के अंदर खाद का उपयोग करते हो तो वहां पर मिट्टी के में अंदर पोषक तत्वों की भी वृद्धि होगी, मिट्टी भी अच्छी होगी, और साथ मिट्टी की तरफ जो जल अवशोषण करने की जो मिट्टी की क्षमता होती है वो भी क्या होती है, अच्छी होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषक तत्वों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। खाद से जो है मिट्टी के अंदर सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका फसल चक्रण है, यानी मिट्टी में पोषक तत्वों की जो पूर्ति है उसका अन्य तरीका फसल चक्रण है। फसल चक्रण क्या होता है, देखिए फसल चक्रण होता है कि अलग अलग प्रकार की क्या बोना, फसल बोना। जैसे एक बार आपने धान बो लिया, ठीक है, धान की फसल मूंग गेहूं है, बाजरा है, चना वगैरह बोल लिया। फिर आपने क्या बोला, कोई फलीदार फसल बोलो, फिर क्या बोलो आपको, कोई फलीदार कोई फसल, यानी गवार वगैरह, गवार है, मूंग है, मोट है, ये बोलो। पहले आपने क्या बोले, धान में गेहूं बाजरा बोल लिया। फिर अगली बार में मूंग गवार मोट अरे फलीदार कुछ फसल बोलो। फिर अगली बार वापस क्या बोलो, धान वगैरह बोलो। तो फसल चक्रण का मतलब है लगातार एक ही प्रकार की फसल ना बो करके आप क्या करो, एक के बाद एक अलग अलग प्रकार की क्या वो फसल बो। फिर एक बार गेहूं बाजरा बोल दिया, अगली बार फलीदार यानी गवार मूंग मोट वाली फसल बोली, फिर अगली बार वापस से धान बोल दिया। तो अलग अलग प्रकार की फसल बोना ही क्या कहलाता, फसल चक्रण कहलाता है। ये एक फसल के बाद खेत में दूसरी किस्म की फसल एकांतर घर में उगा कर किया जा सकता है। ये फसल चक्रण कैसे किया जाता है कि एक फसल के बाद में फिर अगली बार में दूसरे किस्म की फसल उगाया जाता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इसमें मिट्टी में नाइट्रोजन का पूर्ण होता रहता था। किसान को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। क्या जब आप धान बोते हो वापस ये गवार मूंग वगैरह बोते हो तो इसमें मिट्टी में जो नाइट्रोजन की कमी हुई है और नाइट्रोजन की कमी की क्या हो जाती है, पूर्ति हो जाती है। तो अगले वाली वापस से धान बोते तो वो भी फसल क्या होगी, अच्छी होगी। पिछली कक्षा में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। ये फलीदार या लेग्यूमिनस पौधे की जड़ों में ग्रंथिकों में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि क्या पढ़ा है कि पौधे जो होते हैं, जो फलीदार पौधे होते हैं, जो फलीदार पौधे हैं, इन फलीदार पौधों की जो जड़ें, इन फलीदार पौधों की जड़ें, फलीदार पौधों की जड़ों में क्या पाई जाती है, गांठें पाई जाती है। फलीदार पौधों की जड़ों में क्या पाई जाती है, गांठें, ग्रंथिकाएं पाई जाती है। और इन गांठों के अंदर कौन सा जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। ये क्या करता है, देखो ये क्या काम करता है, ये क्या करता है, देखो वायुमंडल है, वायुमंडल में कौन सी गैस है, भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन ये क्या है, पौधा, ये क्या है, पौधा है। अब ये क्या करे, इस पौधा इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे तौर पर काम में नहीं ले सकता। तो क्या करता है कि यहाँ पर ये जो राइजोबियम जीवाणु है जो फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है, राइजोबियम जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों के अंदर पाया जाता है। ये क्या करता है, इस नाइट्रोजन को लेता है, ठीक है, और ये क्या बनाता है, नाइट्रोजन के यौगिक बनाता है। नाइट्रोजन के क्या बनाता है, यौगिक बना देता है।
नाइट्रोजन के यौगिक बना लेता है और फिर इन नाइट्रोजन के यौगिकों को कौन काम में ले लेता है, पौधा काम में ले लेता है। तो इस प्रकार पौधा किसका उपयोग करता है, नाइट्रोजन का उपयोग करता है, लेकिन किसके किसके माध्यम से, राइजोबियम जीवाणु के माध्यम से। तो इसमें क्या फायदा होता है, देखो कि आपने एक बार धान की फसल उगा ली, नाइट्रोजन क्या हुई, N2 की क्या हुई, कमी कमी। सेकेंड बार आपने क्या उगा ली, फलीदार पौधा उगा लिया। फलीदार पौधा उगा लिया मतलब इसके अंदर कौन सा जीवाणु है, राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु क्या करता है, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किस में बदल देता है, नाइट्रोजन के यौगिक में, बदल देता है। और नाइट्रोजन के यौगिक में बदलेगा मतलब मिट्टी के अंदर क्या आ गई, नाइट्रोजन आ गई। तो फलीदार पौधों के उगने के बाद में नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी, वापस से वृद्धि हो जाएगी और वापस नाइट्रोजन वृद्धि वाले ऐसी मिट्टी के अंदर वापस धान की फसल उगाई जाएंगे तो वो क्या होगी, अच्छी होगी। इसे क्या बोलते हैं, फसल चक्रण कहते हैं। आगे देखिए, खाद एवं उर्वरक में अंतर। खाद और उर्वरक में अंतर देखिए, खाद उर्वरक किसे कहते हैं, देखो उर्वरक एक कार्बनिक लवण है। उर्वरक क्या होता है, एक अकार्बनिक लवण है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर मानव अवशेष या पौधों के अवशेष से विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक एक अकार्बनिक पदार्थ होता है, जबकि खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो पशुओं और मनुष्य पेड़ पौधों के अवशेष से तैयार होता है। उर्वरक का सेकेंड अंतर, दोनों में अंतर क्या देखो, सेकेंड उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों के अंदर होता है, खाद खेतों में बनाई जाती है, खाद यहाँ पर अपशिष्ट वगैरह गड्ढे के अंदर डाल करके खेतों में बनाई जा सकती है। तीसरा, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। और मिट्टी की जो ऊपरी परत, ये मिट्टी है, अब मिट्टी की जो ये ऊपरी परत होती है 10-12 सेंटीमीटर की, इसे क्या बोला जाता है, ह्यूमस बोला जाता है। ह्यूमस क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस मिट्टी की ऊपरी परत में सड़ी गली पत्तियां मृत जीव जंतु होते हैं, इन्हीं को क्या बोले, इन्हीं को सम्मिलित रूप से और ये सब मिलकर के ऊपर की मिट्टी की जो ऊपरी परत बनाते हैं इसे क्या बोला जाता है, ह्यूमस कहते हैं। तो उर्वरक से जो है मिट्टी में को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा प्राप्त होती है। जबकि खाद से जो है मिट्टी को ऊपरी परत यानी ह्यूमस अच्छी तरह से प्राप्त हो जाती है, खाद से अंदर उसको सड़ी गली पत्तियां मृत जीव जंतु वगैरह मिल जाते हैं, तो ह्यूमस अच्छी प्राप्त होती है। अगला फॉल अंतर क्या है, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। उर्वरक में क्या होता है, उर्वरक में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटेशियम। नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम ये तीनों है क्या है, उर्वरक में बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, अच्छी मात्रा में होते हैं। खाद में पोषक तत्व तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। खाद में अंदर जो है पोषक तत्व की होती है, कमी होती है, लेकिन खाद का लगातार उपयोग अच्छा रहता है। और उर्वरक से क्या होगी, उर्वरक से आपका क्या होता है, उर्वरक से आपकी भूमि जो उर्वरक का ज्यादा उपयोग करने से भूमि बंजर हो जाती है और उसमें पौधों को उगाने की उर्वरक क्षमता वो क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, आज की क्लास आपकी यहीं पर खत्म की जाती है। आगे की क्लास में हम खाद और उर्वरक के अंदर अंतर पढ़ेंगे। ठीक है, खाद के लाभ, खाद और उर्वरक का अंतर तो हो गया, अगली क्लास में खाद के लाभ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर से चलो इतना सा टॉपिक बताइए, ये भी कर लेते हैं। चलिए, उर्वरक एवं खाद के बीच अंतर बताए गए हैं। खाद के लाभ क्या है देखिए, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण कौन कौन से देखो, इसमें मिट्टी को जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। खाद का उपयोग करने से मिट्टी के द्वारा जो जल को सोखा जाता है उसकी जो क्षमता होती है मिट्टी को जल को सोखने की, वो अच्छी होती है। तो एक तो पहला कारण क्या होगा, जल धारण क्षमता अच्छी होती है। दूसरा कारण क्या है, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं स्वरंध्र हो जाती है, इसके कारण गैस विनिमय क्षमता से होता है। इससे मिट्टी क्या होती है, स्वरंध्र हो जाती है, मतलब खाद के कारण मिट्टी के कण दूर हो जाते हैं और मिट्टी के कण दूर हो जाने की वजह से मिट्टी के कणों के बीच में जगह हो जाती है। जैसे ये मिट्टी है, इन मिट्टी के कणों के बीच में क्या हो जाती है, जगह हो जाती है, और मिट्टी के कणों के बीच में जगह हो जाती है तो ये जो गैस है ऑक्सीजन वगैरह गैसें हैं वो आसानी से मिट्टी के अंदर चली जाती है। और जो पौधे की जो जड़ें हैं, इन जड़ों को आसानी से मिल जाती है, ऑक्सीजन गैस मिल जाती है, इन जड़ें आसानी से शोषण कर पाती हैं। आगे इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है। और खाद के उपयोग से जो किसान मित्र, किसे बोलते हैं किसान मित्र, केंचुए को, उसको केंचुआ किसान मित्र बोला जाता है। तो क्या मित्र जीवाणु केंचुओं की संख्या क्या होती है, वृद्धि होती है। अगला है इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, मिट्टी का गठन सुधर जाता है, मतलब वगैरह जो होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपकी क्लास यहीं पर खत्म की जाती है।
आप फॉर्मूला के रूप में क्या करेंगे, आप अमृत में ये सारणी बना लेंगे। इन सारणी को ऐसे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, आप अलग अलग जरूरत खाद फसल हेडिंग डालेंगे, खाद और उर्वरक में अंतर 4 और दोनों साइड, एक साइड में उर्वरक लिख लेना, एक साइड में खाद लिख लेना और ये 4 अंतर लिख लेना। तो इसको ये फॉर्मूला के रूप में कर लेना आप इससे, ठीक है। और देख लेते हैं आपका कुछ है ये जो रिक्त स्थान है इसको कर लेते हैं, ये होगी ऑमलेट में कर लेना। देखो कि एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में फसल मात्रा में उगाए गए पौधे को क्या बोलते हैं, फसल। क्या बोलते हैं, एक स्थान पर बड़ी मात्रा में पौधे उगाए जाते हैं फसल कहेंगे, ठीक है। हो गया एक मिनट। लेकिन फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है। मिट्टी की क्या होती है, तैयारी, मिट्टी को तैयार करना। तीसरा है क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर पेड़ने लगते हैं। फिर फसल उगाने के लिए प्रयास पूरी का प्रकार से मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक होते हैं। फसल की अच्छी हो इसके लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल चाहिए और पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में चाहिए, ठीक है। चलिए ये आप अमृत में कर लेना, आगे का नेक्स्ट का, ठीक है। पढ़ते रहिए अच्छे से, मेहनत करिए। थैंक यू।